नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं शुभलेश एक बार बेहद स्वागत करता हूं आपके इस बेहतरीन सी यूट्यूब चैनल एसएससी ट्यूशन क्लास में। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूं एक धमाकेदार टॉपिक, जो कि हम लोग इस क्लास में एकदम बढ़िया तरीके से एकदम सिंपल वे में डिस्कस करेंगे। और यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो टॉपिक आपको मिलेगा 2 क्लासों में प्यारे बच्चों, पहला तो 9th और दूसरे 11th में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने गति के 3 समीकरणों के बारे में, मोशंस ऑफ इक्वेशंस। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आपके सामने एकदम बेहतर तरीके से इस क्लास को डिस्कस करते हैं और एक-एक कॉन्सेप्ट को आपको बताते हैं। कोई भी डाउट आपको नहीं छोड़ेंगे। अगर आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहते हैं, तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी डाउट आपको नहीं छूटेगा। एकदम सिंपल वे में आपको समझाते चलेंगे। बहुत ईज़ी सा टॉपिक है, आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं समझ आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, अभी हम लोग पढ़ेंगे अपने गति के समीकरण। क्या पढ़ेंगे? गति के समीकरण के बारे में। किसके बारे में मेरे बच्चों? गति के समीकरण के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख लें, ठीक है। जो कि हम लोगों का गति का 3 समीकरण है। पहला तो v बराबर u प्लस AT, जो कि ये प्रथम समीकरण है प्यारे बच्चों। दूसरा क्या है हमारा? s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर। तीसरा आपका क्या है? ये कौन सा समीकरण है प्यारे बच्चों? दूसरा। और तीसरा समीकरण हमारा क्या है? b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जी हाँ, ये कौन सा समीकरण है? 3 समीकरण। इन तीनों समीकरणों को आज हम लोग इस क्लास में एक-एक करके अच्छी तरीके से डिराइव करेंगे। अच्छी तरह से तीनों डेरिवेशन को एकदम बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। एक-एक करके तीनों समीकरणों को सिद्ध करके आपको दिखाएंगे। एकदम इजी तरीके से दिखाएंगे और एकदम बता रहे हैं कि आप लोगों को समझ आ जाएगा, इतना समझिए, ठीक है। तो चलिए एक-एक करके तीनों समीकरणों को समझते हैं और करते हैं। 1 मिनट प्यारे बच्चों। चलिए सबसे पहले देखते हैं गति के प्रथम समीकरण। कौन सा? गति के प्रथम समीकरण को। गति के प्रथम समीकरण बोले तो फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशंस। इन प्रथम समीकरण को आप लोग सिद्ध करेंगे यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, हमें कौन सा ग्राफ लेके चलना है। ग्राफ के थ्रू इसको हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। और ग्राफ में हमें कौन सा? वेग और समय का ग्राफ लेके चलना है। एकदम बढ़िया तरीके से आराम आराम से इसको देखेंगे हम। यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ले लिया है। कौन सा? एक समय और वेग का ग्राफ ले लिया है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वेग और यहाँ पे ले लेता हूँ आपका समय। क्या ले लेते हैं? समय, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपका हम ले लेते हैं वेग और यहाँ पे आपका ले लेते हैं हम समय। तो देखिए यहाँ पे आपको भी पता है कि जो हमारा यहाँ पे बिंदु है कौन सा है? O है, ओरिजिन पॉइंट। तो मान के चलो यहाँ से कोई वस्तु क्या हुई? चलना प्रारंभ किया एक समान त्वरण से। कैसे? एक समान त्वरण से। अगर ये चीज आपको पता होगा कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो उसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा? u होगा। मान के चलो 0 होगा। लेकिन हम अगर मान के चलो कोई वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ किया, प्रारंभिक वेग उसका क्या है? u है, ठीक है। कुछ समय बाद यहाँ तक देखिए आप लोग, क्या हुआ? कुछ समय बाद, यानी अगर t समय हम ले लेते हैं, t समय यह वेग बढ़कर कहाँ पहुंच जाता है? v तक। यहाँ तक ठीक है चीजें। आपको डायग्राम और जो थियरी लिखाएंगे हम, तीनों इक्वेशंस में एक ही रहेगा, इसमें नो चेंज रहेगा। बस आपको डेरिवेशन में हल्का हल्का चेंज करना पड़ेगा।
वही आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ आएगी। तो यहाँ देखिए, मान के चलो किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग जो है हमारा u है, कुछ समय बाद, जाहिर सी बात है कि अगर कोई वस्तु कुछ दूरी तय करेगी तो कुछ समय लगेगा। तो मान के चलो हमने t समय बाद उसका वेग बढ़ाकर v कर दिया और एक समान त्वरण से गति कर रही है। कौन? जो आपका वस्तु है एक समान त्वरण से गतिमान है। ठीक है, यहाँ पे तो जो किए हो वही आप लिख दो। क्या किए हो यहाँ पे? माना कोई वस्तु, यहाँ लिखो, माना कोई वस्तु, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, क्या लिखोगे यहाँ पे? सॉरी, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग क्या है? u है। क्या है? हमने इस चीज को मान लिया है कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। कुछ समय बाद, या कुछ समय की जगह आप t समय लिख लो, u है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक t समय बाद, समय बाद वेग बढ़कर, अर्थात अंतिम वेग, क्या? अंतिम वेग। ठीक है प्यारे बच्चों, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद वेग बढ़कर अर्थात अंतिम वेग v हो जाता है। ठीक है, यही हमने यहाँ पे किया है। मान लिया है किसी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो u है, कुछ समय बाद यानी t समय बाद वेग बढ़कर v हो जाती है। इससे हमें क्या ज्ञात करना है? अपने गति के प्रथम समीकरण को सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पे चलिए करते हैं। यहाँ तक कर लिए, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। ठीक है, यहाँ तक t समय बाद वेग बढ़कर अर्थात अंतिम वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। और हमारा जो वस्तु है कैसा है? एक समान गति, एक समान वेग से, सॉरी एक समान त्वरण से गतिशील है। ठीक है, तो चलिए उसको समझते चलिए। आप लोग उसमें समझ जाइए, लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी लिख सकते हो थ्योरी में। तो चलिए लिखेंगे पहले त्वरण के, क्या लिखोगे यहाँ पे? त्वरण के नियमानुसार, नियमानुसार क्या कहोगे? त्वरण के नियमानुसार। अब आपको पता होगा कि जो हमारा त्वरण बराबर फार्मूला होता है ए बराबर, ठीक है, त्वरण बराबर जो फार्मूला होता है हमारा, वेग में परिवर्तन, क्या होता है प्यारे बच्चों? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा के समयांतराल, क्या? समय, सॉरी समय। इसी को हम अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या होगा? ये बराबर क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? v से u तक। क्या लिखोगे? v माइनस यू अपान टी। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक बातें क्लियर हुई आप लोगों को? तो देखो यहाँ तक, अब t को यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? a t, क्या हो जाएगा यहाँ पे? a t इक्वल टू v माइनस यू। यही है क्या? यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ आया? अब क्या करो, u को आप इस तरफ भेज दो। अगर इस तरफ माइनस है, पश्चांतर करोगे जिस दिन, बराबर इस तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा? निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव वाला निगेटिव हो जाता है, यानी धनात्मक वाला ऋणात्मक हो जाएगा और ऋणात्मक वाला धनात्मक। इस तरह पे क्या है, माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल होगा क्या हो जाएगा? v है तो v चलने दो यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा? v आप चलने दो यहाँ पे। 80 है तो u को इस तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में u हो जाएगा। u 80 है तो आपका 80। ठीक है, यहाँ तक यही हमारा क्या है? गति का प्रथम समीकरण है। क्या है? गति का प्रथम समीकरण, जिसमें पता है, जहां पे यही लिख लो, जहां v क्या है आपका? अंतिम वेग। ठीक है, u आपका है प्रारंभिक वेग।
क्या, प्रारंभिक वेग। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो हमारा ए है यहाँ पे, ए हमारा क्या है, त्वरण है। ठीक है, त्वरण। और टी तो आपको पता ही है कि हमारा टी क्या है आपका, वो हमारा समय है। यहां तक बातें क्लियर हुई आप लोगों को? क्या हमने बताया एक बार और देख लीजिए। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u हमने मान लिया है, टी समय बाद यानी कुछ समय बाद, मैंने समय को टी मान लिया है, कुछ समय बाद यानी टी समय बाद वेग बढ़कर v हो जाता है यानी अंतिम वेग। यहाँ पे वही हमने लिखा, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, टी समय बाद वेग बढ़कर अर्थात अंतिम वेग v हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखे हैं, त्वरण के नियमानुसार। त्वरण के नियमानुसार, त्वरण का नियम क्या कहता है कि त्वरण बराबर जो होता है वेग में परिवर्तन बटा के समय। ठीक है यहाँ तक। अब वेग में परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है प्यारे बच्चों, v से लेकर u तक। तो हमने यहाँ पे लिखा है v माइनस u, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं तो होना है, ये v है, क्या है ये आपका v है, तो v माइनस u अपान t। तो t को यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है a के साथ, ए टी इक्वल टू v माइनस u। ठीक है यहाँ तक। अब u को इस तरफ लेकर आए, पश्चांतर कर दिया, तो इस तरफ माइनस में, इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया प्लस में u प्लस 80, ऑलरेडी प्लस में था 80, और v के इक्वल है तो v के इक्वल। ठीक है यहाँ तक। ये हमारा हुआ गति का प्रथम समीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो जो है वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दिया है कि कौन कौन सा किसका क्या है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए और कर लीजिए। डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से, फिर अगला समीकरण को हम बताते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है यहाँ तक। अब बात आती है आपका गति का दूसरा समीकरण। जी हाँ, क्या, गति का दूसरा समीकरण। गति का दूसरा समीकरण, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है प्यारे बच्चों, गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, पता है आप लोगों को। जो गति का दूसरा समीकरण होता है वो होता है h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यही होता है क्या, इसी फार्मूला को आपको सिद्ध करना है यहाँ पे, इसी इक्वेशन को आपको सिद्ध करके दिखाना है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि डायग्राम और थ्योरी जो मैंने थोड़ी सी लिखी थी उसमें आपको नो चेंज करना है। हमेशा तीनों इक्वेशन में डायग्राम और थ्योरी एक ही चलेगी, बस डेरिवेशन में आपको परिवर्तन करना है। तो वो याद करने की चीजें नहीं है, मैंने समझा दिया है, एक बार देख लोगे तो अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा आप लोगों को। चलिए उसी तरीके का फिर डायग्राम हम बनाते हैं। यहाँ पे कोई मान के चलो वेग समय ग्राफ है, यहाँ पे क्या है, वेग और समय ग्राफ। फिर वही बता रहे हैं, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, यहाँ पे वेग हो जाएगा, यहाँ पे आपका समय हो जाएगा। यही तो था प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे चलिए देखते चलिए आप लोग। वही मानोगे, यहाँ पे कोई मध्य बिंदु, वर्जिन पॉइंट वो है, ठीक है, मूल बिंदु जिसे हम बोलते हैं। कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग यानी यहाँ से चलना प्रारंभ किया, मान के लिया हमने u है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गई और यहाँ तक जाने में इसे लगा कितना समय लगा होगा, क्या लगा होगा प्यारे बच्चों, समय लगा होगा। अब कितना समय लगा, हमने कहा t समय लगा होगा। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ तक जो है अंतिम वेग है, इसको हम लोग यहाँ डॉट डॉट लाइन से दिखा देते हैं, यहाँ पे v। ठीक है, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना था, u, यानी यहाँ से वस्तु चलना प्रारंभ किया, कुछ समय बाद यहाँ पे पहुंचा, v पर पहुंचा, जिसको अंतिम वेग हम लोग मान के चले थे, अगले डायग्राम में आपको समझाए हुए थे। यही हमारा रहेगा। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ से अगर एक लाइन बना दूं
तो आप क्या देख पा रहे होंगे कि जो हमारा एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? त्रिभुज का निर्माण, और यहाँ पे एक आयत का निर्माण हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, एक चीज अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा, तब तक थ्योरी लिख लेते हैं यहाँ पे। वही जो मैंने लिखा था उसमें, कुछ विशेष नहीं करना है, जो मैंने उसमें लिखा था वही चीजें आपको यहाँ भी लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए लिखते हैं। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, क्या लिखोगे यहाँ पे? माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद, कहाँ से? t समय बाद वेग बढ़कर, अर्थात क्या है यहाँ पे बच्चों? अर्थात अंतिम वेग, अंतिम वेग कितना हो जाता है बच्चों? v हो जाता है, v हो जाता है। ठीक है यहाँ तक। माना किसी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है u है, t समय बाद वेग बढ़कर अर्थात अंतिम वेग v हो जाता है। ये हमने आपको पहले भी डायग्राम में बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ। इसमें आपको कोई रटने वाली चीजें नहीं है, जो मैंने डायग्राम में किया है वही चीजों को लिख दिया है। आपको इसको रटने की चीजें है ये नहीं है बिल्कुल भी। आपको मैं एक चीज, अब इसको सिद्ध करने के लिए आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। फैक्ट को ध्यान से सुनना, फैक्ट, ठीक है। इसमें फैक्ट ये है बच्चों कि जो हमारा, अगर आप ग्राफी निरूपण पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि जो हमारा वेग और समय के ग्राफ का अगर हम एरिया निकालें, यानी वेग समय के ग्राफ का अगर हम एरिया निकालें तो हमें विस्थापन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों? विस्थापन प्राप्त होता है। अगर आप ग्राफी निरूपण अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको बातें क्लियर होंगी। कहने का अर्थ है वेग समय वाला ग्राफ का अगर हम एरिया यानी क्षेत्रफल निकाले तो हमें क्या प्राप्त होता है? एस प्राप्त होता है, यानी विस्थापन। कहने का अर्थ है बच्चों कि जो ये वाला हमारा क्षेत्रफल है, घिरा हुआ क्षेत्रफल है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, अगर ये पूरे का हम क्षेत्रफल निकाल दे बच्चों तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? एस प्राप्त हो जाएगा, विस्थापन प्राप्त हो जाएगा, यानी वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन प्राप्त हो जाएगा। ये कहने का अर्थ है, यही फैक्ट है। क्या है? यही फैक्ट है। यदि समय यानी वीटी ग्राफ का, यानी वीटी ग्राफ का क्या निकालें? क्षेत्रफल निकाले तो क्या प्राप्त होगा? क्या हमें प्राप्त होगा बच्चों? विस्थापन प्राप्त होगा। यहाँ तक बातें क्लियर हुई आप लोगों को? तो लिखोगे यहाँ पे, फैक्ट में लिख लो, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो वेग और समय का जो ग्राफ है हमारा, वो क्या देता है प्यारे बच्चों? विस्थापन देता है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई आप लोगों को? अगर यहाँ तक बातें क्लियर हुई तो चलिए आगे आप लोगों को चलते हैं। तो कहने का अर्थ अगर ये है कि प्यारे बच्चों, अगर देखो यहाँ तक, इसको हम एक त्रिभुज मान लें। आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होगा, मैथ पढ़ते होंगे तो अच्छी तरीके से पता होगा। ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल पता होगा आप लोगों को। अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल को दोनों को निकाल के दोनों को सम कर दे, योग कर दे, तो क्या पूरे इस एरिया का क्षेत्रफल निकल आएगा? बोलोगे सर जी बिल्कुल निकल आएगा। आप त्रिभुज को निकाल लीजिए, आयत को निकाल दीजिए, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, पूरे क्षेत्रफल, पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकल आएगा। चलिए प्यारे बच्चों, पहले इसको हम नामकरण कर देते हैं। कहने का अर्थ है ओ ए है तो ओ ए बी और सी और डी। ठीक है, यहाँ तक आप नामकरण कर लीजिए। यहाँ तक ओ ए बी, बी सी और सी डी। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई आप लोगों को? अगर यहाँ तक बातें क्लियर हुई तो चलिए आगे चलते हैं। यही हमने फैक्ट बताया कि वेग समय का ग्राफ जो देता है हमें क्षेत्रफल देता है, सॉरी विस्थापन देता है। जो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल होता है वो हमें क्या देता है? विस्थापन देता है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे
यस इक्वल टू, ये क्या है, यस को विस्थापन, विस्थापन को किससे प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों, यस से, ठीक है। तो एस इक्वल टू त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखोगे यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस कर देंगे किसका, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या क्या कहा, यस बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो इस पूरे एरिया का क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल। और हमने ये पहले ही बता दिया कि अगर मतलब वेग और समय की ग्राफ का अगर क्षेत्रफल निकालो तो क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, विस्थापन प्राप्त होता है। तो बताओ, इसका मैंने क्षेत्रफल निकाल दिया तो हमें क्या प्राप्त होगा, विस्थापन प्राप्त होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर देखो ध्यान से, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे, पूरे क्षेत्रफल निकल आएगा, पूरे का क्षेत्रफल। और जब पूरे का क्षेत्रफल निकल आएगा तो हमें प्राप्त क्या होगा, विस्थापन। तो हमने यहाँ पे यस लिख दिया है। तो चलिए हल करते हैं यहाँ पे। तो देखें यहाँ तक, एस बराबर जो होगा हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, 1/2 आधार गुणे, क्या हो गया प्यारे बच्चों, आधार गुणे ऊंचाई, यही होगा क्या, ये होगा क्या प्यारे बच्चों, यस बराबर हाफ यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इसमें जोड़ देना है कौन सा, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितना है प्यारे बच्चे, एओ, एओ सॉरी, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक बातें क्लियर है। एस इक्वल टू होता है हमारा 1/2, अब आधार कितना है बताओ, आधार है आपका AC, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है CB या BC, ठीक है। यहाँ तक प्लस है तो प्लस, लंबाई कितनी है मेरे भाई, AO, ठीक है। यहाँ तक AO, और चौड़ाई कितनी है प्यारे बच्चों, OD। यहाँ तक बातें ठीक है प्यारे बच्चों। क्या हुआ, S इक्वल टू 1/2 जो था AC इंटू BC प्लस, ये क्या हुआ हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हुआ, आयत का क्षेत्रफल हो गया। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब वैल्यू देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो वेग होगा आपका व्यू होगा क्या, बोलोगे जी सर यू होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी t है प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर t है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, बोलोगे सर t होगी, ठीक है। यहाँ तक जब ये पूरी दूरी प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये जब पूरी दूरी भी है तो अगर एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक हमें दूरी चाहिए, क्या करोगे, बोलोगे सर जी ये पूरी दूरी में से इतनी दूरी को आप माइनस कर दीजिए, आ जाएगा हमारा इतनी दूरी। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। यानी कहने का अर्थ है कि पूरी दूरी यानी v में से इतनी दूरी यानी u को अगर माइनस कर दे तो ये वाली दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी नहीं प्यारे बच्चों, जी हो जाएगी। अगर हो जाएगी तो वैल्यू पुट कर दो, बस एकदम आसान सा है। S इक्वल टू हो जाएगा 1/2, AC की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, कहाँ है हमारा AC, AC ये वाला है क्या, हाँ जी, AC की वैल्यू है t, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, हाँ BC कितनी है बताओ, BC, BC है हमारा जो, यहाँ पे आप t लिखो इसको, एक मिनट, t यहाँ पे लिखो, फिर मल्टीप्लाई करो, एक मिनट, यहाँ पे VC कितनी है, V माइनस यू, जो वैल्यू दिया है वही आपको लिखना है, V माइनस यू, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिख लो यहाँ पे। AO कितना है प्यारे बच्चों, AO, U है क्या, जी बोलोगे U है। और OD कितनी है, OD कितनी है, T है, कितनी है, T है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई प्यारे बच्चों, हुई कि नहीं हुई। अगर इतनी बातें क्लियर हुई तो आपको एक चीज और पता होगा, कौन सा चीज, एक चीज और पता होगा प्यारे बच्चों,
जो हमारा 1/2, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जो हमारा गति का प्रथम नियम है क्या, यानी ये अगर हम त्वरण बराबर फार्मूला कहे, त्वरण बराबर, तो ए बराबर होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, ए बराबर v माइनस यू अपन टी होता है क्या, होता है ना। इसको इस तरफ भेजो, इस तरफ भेजोगे तो ए टी हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों, v माइनस यू, यही है। ये एक तरह से कह सकते हो कि हमारा क्या है, इसको इस तरफ ले जाओगे तो वही अपना बनेगा क्या, अगर u को इस तरफ लेकर आओगे तो u प्लस ए टी बराबर v हो जाएगा, यही तो होगा, यही तो होगा, जो कि हमारा प्रथम समीकरण है। तो आप इसको नहीं प्रथम समीकरण बोल सकते, बोलोगे सर बिल्कुल बोल सकते, तो इसको इरेज करो, आप इसके इक्वल ए लिख सकते हो क्या, इसके इक्वल ए लिख सकते हो क्या, यानी जहां पे v माइनस यू है वहां पे ए टी लिख सकते हो क्या, बोलोगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका प्रथम समीकरण है, तो यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे यहाँ पे, गति के प्रथम समीकरण से क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, गति के प्रथम समीकरण से, क्या समीकरण से, क्या कहता है गति का प्रथम समीकरण प्यारे बच्चों, आप इसको एक मान लीजिए, गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है आपका, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। यहां तक बातें क्लियर हुई। अब क्या करोगे आप, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने दें, क्या है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, इसका मान यानी v माइनस यू की जगह आपको ए टी रख देना है, जहां पे v माइनस यू है वहां पे ए टी रख देना है। कहने का अर्थ है समीकरण 2 का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे रखो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है प्यारे बच्चों, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखो यहाँ पे s इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, t है तो t, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आ जाएगा 80, ठीक है, जहाँ पे v माइनस यू है उसकी जगह पे 80 रख दिया हमने, तो प्लस है तो प्लस यहाँ पे करोगे ut हो जाएगा, क्या हो जाएगा ut, यही है क्या, यस बराबर हो जाएगा हाफ, टी एक यहाँ है एक टी यहाँ है, क्या हो जाएगा 80 का स्क्वायर होगा क्या, जी सर बोलोगे बिल्कुल होगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ठीक है प्यारे बच्चों, यूटी है तो यूटी, ठीक है ना। तो आप इस तरफ बताओ, अगर एक बात बताओ, या तो हम 2+3 कहें फिर भी 5 होगा, या 3+2 कहें फिर भी 5 होगा, होगा कि नहीं होगा, तो दोनों अगर प्लस में है तो चाहे यू को यूटी को इस तरफ रख दे और चाहे इसको इस तरफ रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे लिखो आप s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों, यही तो हमें सिद्ध करना था, दूसरा समीकरण यही तो है आपका दूसरा समीकरण, ठीक है, इसी को सिद्ध करना था हमें। चीजें समझ आई आप लोगों के यहाँ तक, बढ़िया तरीके से एकदम आराम आराम से हमने बताया है, और ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई चीज आपको नहीं समझ आई होंगी, दोनों बार हमने डायग्राम और थ्योरी लिखा है इसका, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये फैक्ट है, इस चीज को हमेशा याद रखना, बहुत काम आएगा, ध्यान देना, अभी अगले इक्वेशन में भी काम आएगा, तीसरे समीकरण में भी ये फैक्ट जो है हमारा वो काम आएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हुई आप लोगों को अच्छी तरीके से, अगर बढ़िया तरीके से अगर समझ आए तो वीडियो को एक बढ़िया सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से पढ़ लें। चलिए तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, और आप सबको आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय भी हो गया, अगर समय होता तो उसको भी बता देते, अगली क्लास में उसको डिस्कस कर देंगे, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी बढ़िया तरीके से, एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने धीरे धीरे में बताया है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो आप लोगों को ना समझ आया हो।
और आप लोग अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, उम्मीद है हमें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी पढ़ लें और अच्छी तरीके से वो भी अपनी तैयारी कर लें। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।